हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक और न्यूज़ आपके लिए, अगर आप FCI की तैयारी कर रहे हैं और FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेस्ट स्टडी मटेरियल आप चाह रहे हो तो आपको केवल और केवल कम दाम में, केवल और केवल 999 में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन सिलेबस प्लस वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF। आपको हम प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी की पूरी आपको सिलेबस प्लस गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और FCI की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे केवल और केवल मैसेज करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गार्डन पी के बारे में। गार्डन पी और फील्ड पी में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो ये गार्डन पी जो होती है वो हमारी वेजिटेबल के लिए यूज़ होती है, जो गार्डन पी होती है, ठीक है। और फील्ड पी जो हमारी मटर की दाल के लिए यूज़ होती है। तो हमारी जो गार्डन पी होती है वो हमारी एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है और हमारी जो फील्ड पी होती है वो हमारी एज अ पल्सेस यूज़ होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो गार्डन पी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, प्लस जूसी होती है और थोड़ी स्वीट होती है। और हमारी जो फील्ड पी होती है उसमें ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, कॉमन नेम इसका पी है और मटर भी बोलते हैं, ठीक है, मटर और पी। दूसरा बोटैनिकल नेम है पाइसम सटाइवम लीनस। तीसरी इसकी बात करेंगे, ये फैमिली इसकी कौन सी है, तो फैमिली इसकी फैबिएसी है। चौथा हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। ओरिजिन हम बात करेंगे कि ओरिजिन कहाँ है, तो गार्डन पी की ओरिजिन जो मानी जाती है वो इथोपिया मानी जाती है। जो गार्डन पी के ओरिजिन मानी जाती है वो इथोपिया मानी जाती है। और अगर हम बात करेंगे ऐसे नॉर्मली पी की बात करेंगे तो यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया हमारी इसकी ओरिजिन कंसीडर की जाती है। और हमारी जो गार्डन पी की ओरिजिन मानी जाती है वो हमारी इथोपिया मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हम और डिस्कस करेंगे। गार्डन पी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे मेंडल ने काम किया था, ठीक है। मेंडल ने इसी पे काम करके हमारे 3 लॉज दिए थे, ठीक है, 3 लॉज दिए थे, ठीक है। इस पे जो है कि उसने काम किए थे, मेंडल ने काम किए थे और 3 लॉज इस पे जो है कि उन्होंने दिया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मेंडल ने इसके 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था, ठीक है। मेंडल ने हमारे पी में जो है 7 कैरेक्टर को इसको स्टडी किया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने अपने जो भी लॉज आए थे इसी पे हमारे गार्डन पी पे ही दिया था। अगर पूछ लेता है कि मेंडल ने किस पी पे काम किया था, किस मटर पे काम किया था, तो वो हमारे हो जाएंगे गार्डन पी पे। इसलिए हमारे ये पी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। आगे है, ये है हमारा एक वैरायटी हमारी मटर की जो है शुगर स्नैप, ठीक है। ये हमारी वैरायटी है मटर की शुगर स्नैप। तो ये चीज़ देख लेंगे। आगे चलते, एम क्या होता है हमारा, मटर को कल्टीवेट करने का एम क्या है। तो एम हमारा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि हमारी फ्रेश और प्रोटीन में रिच होती है। फ्रेश वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं और हमारी प्रोटीन में रिच होती है। प्लस ये जो है कि हमारी वेजिटेबल की तरह यूज़ होती है और ग्रीन कलर के होते हैं। जो हमारी वेजिटेबल में यूज़ होती है वो हमारी इमेच्योर सीड्स होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि ये कब उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है हमारे कूल वेदर में, ठीक है। और हमारी जो है कि अगर इसको हीट लगती है, ये हमारे हीट या फिर समर सीज़न में ये ग्रो नहीं की जाती हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, सीड प्रोडक्शन है और हमारी जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स है, ये हम आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। बात करते हैं कल्टीवार्स, जो कि हमारे अलग अलग टाइप के, हम अलग अलग कैरेक्टर्स इसके जो है स्टडी करते हैं। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू सीड टाइप। अकॉर्डिंग टू सीड टाइप में हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सीड टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला राउंड और स्मूथ सीडेड कल्टीवार। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिंकल्ड एंड सीडेड कल्टीवार। राउंड और स्मूथ जो गोल और चिकना होगा। रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें सिकुड़न होती है। ये हमारी हो जाती हैं, हमारी ये कल्टीवार हो जाएंगी सीड के अकॉर्डिंग। सीड कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग। तो
पहला हो जाएगा बुशेस और डार्फ टाइप, ठीक है, जो छोटी हो जाएंगी, बौनी प्रजाति होती हैं, ठीक है, छोटी और बौनी प्रजाति। दूसरा हमारा होता है मीडियम और टॉल टाइप, और थर्ड है हमारा नेक्स्ट टॉल टाइप, ठीक है। तो मीडियम और बुशेस जो होती हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, उनको स्टैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम में आप स्टैकिंग कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है, या फिर आप इंटर क्रॉपिंग करते हो, है ना, तो वो जो है कि दूसरी क्रॉप की हेल्प से वो वहाँ पे अपना स्टैंड कर लेती हैं। टॉल टाइप में आपको स्टैकिंग या फिर स्टैकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड कब हो रहा है, ठीक है, वो कब मैच्योर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 65 to 80 डेज़ पे। मीडियम में या मध्यम की बात करेंगे तो मध्यम जो वैरायटी होंगी मैच्योरिटी की वो हो जाएगी 90 से 100 दिन पे। और मेन सीज़न जो लेट होंगी वो हमारी जो मेन होती हैं वो हमारी लगभग 3 से 4 महीने की होती है, जिसमें कि 110 से 120 दिन हमारा मेन सीज़न में मैच्योरिटी पीरियड ये लेते हैं। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ पॉड को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, है ना, उसको फ्रीजिंग यूज़ करते हैं, उसको फ्रेश यूज़ करते हैं, उसको कैनिंग की तरह यूज़ करते हैं, और या फिर उसको डिहाइड्रेशन की तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग वही देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको एज ए यूज़ में ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारी हो जाएंगी कल्टीवार्स के टाइप। ये है अर्किल एक वैरायटी है हमारी, ये चीज़, ये मटर है उसकी, ठीक है, जो कि साइने स्मूथ है और बहुत ही मीठी होती है। बात करेंगे कि सम वैरायटी कौन कौन सी हैं, है ना। इसमें हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं मेन जैसे उसको जिस हिसाब से जिस कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो ये हो जाएंगे हमारी अर्ली रिंकल्ड सीडेड में कौन कौन सी आती हैं। पहले अर्ली रिंकल्ड सीडेड में हमने आर्किल देख ही लिया है। ये हो जाएंगी हमारी अर्किल, मटर अगीता 6, आज़ाद P3, पंत मटर 2 PM2B से बोलते हैं, VL अगीती मटर 7, इसको VL 7 भी बोलते हैं। अर्ली बैजर जो है ये हमारी अर्ली रिंकल्ड सीड की ही वैरायटी है। लिटिल मार्वल, केल वेंडॉन वॉन्डर, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर 3 and 4, ये हमारी जो वैरायटी हैं अर्ली रिंकल्ड सीडेड की हमारी वैरायटी हैं। और हम बात करेंगे अर्ली सीडेड वैरायटी की, तो अर्ली सीडेड वैरायटी में जो हमारी हैं, अर्ली सीडेड वैरायटी में ये हमारी हैं असौजी, लखनऊ बोनिया, अलास्का, अर्ली सुपर्ड और मेट्रियोर। ये हमारी जो है अर्ली स्मूथ सीडेड वैरायटी हैं, ठीक है, जो जल्दी जो है उग जाती हैं और स्मूथ टाइप की होती हैं सीड इसके। ये हमारी हो जाती हैं मेन हमारी अर्ली स्मूथ सीडेड वैरायटी की। अब हम बात करेंगे सीजन रिंकल्ड सीडेड की, तो ये होते हैं हमारे बॉर्नविल, लिंकोल, आज़ाद P1, PB89, पालम प्रिया और VL3। ये हमारी जो है मेन सीजन रिंकल्ड सीडेड होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एडिबल पॉडेड की, तो ये हो जाएगा साल्विया, पंजाब मीठी फली, अलास्का, अर्ली सुपर्ब और मेट्रियोर। ये हमारी जो है एडिबल पॉडेड वैरायटी हैं। तो हमने इसको आपको एक केवल सारे जो वैरायटी हैं इनको हमने आपको एक ही जगह अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सारी वैरायटी को ध्यान से और अच्छे से नोट कर लेंगे। और मेन चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैरायटी को आपको ध्यान से नोट करना है, प्लस आपको रिमेंबर भी करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारी जैसे पालम प्रिया हो गई, ठीक है, पालम प्रिया हो गई, आज़ाद P1 हो गई, ठीक है, ये हो गए लिंकॉन और एडिबल पॉडेड। ये हमारी जो है अलग अलग डिफरेंट वैरायटी जो है हमारी यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा है अगली वैरायटी है पालम सुमोल PC39, ठीक है, PC39 है। और हमारी जो है कि पंजाब 89 है। ये सब वैरायटी हमारी जो है कि मटर से बिलोंग करती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा pH चाहिए होता है, कैसी सॉइल रिक्वायरमेंट होती है हमारी गार्डन पी के लिए, प्लस प्लांटिंग टाइम कौन सा होता है। और हम लोग बात करेंगे कि सीड रेट जो है कौन सा चाहिए होता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपको स्पेसिंग कितना चाहिए होगा। तो हम लोग बात करते हैं प्लांटिंग हमारा जो है किया जाता है अक्टूबर से नवंबर में। इसकी जो प्लांटिंग और सोई टाइम होती है ये हमारी होती है अक्टूबर से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्लांटिंग आपको जो है करनी होती है अक्टूबर से नवंबर में,
ठीक है। अक्टूबर से नवंबर में आपको प्लांटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर में आपको यहाँ प्लांटिंग करनी है। सीड रेट कितनी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ मी, सीड रेट जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी आपके 100 kg सीड पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे आपको गार्डन पी के लिए। यहाँ पे बात करेंगे सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि लोमी सॉइल रिक्वायरमेंट होती है, लोमी सॉइल की रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। और आपको जो है कि पीएच जो है हमारी, पीएच जो है वो 6 से 7.5 तक इसमें रिक्वायर्ड होती है। कूल टेम्परेचर को अच्छे से ये बीट कर सकता है और जो है कि लो टेम्परेचर पे ये जो है कि अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए सॉइल की, पीएच की। अब हम बात करेंगे स्पेसिंग कितना रखते हैं। अर्ली वैरायटी में हम स्पेसिंग रखते हैं, अर्ली वैरायटी में हम स्पेसिंग रखते हैं 30 सेंटीमीटर इंटू 5 से 10 सेंटीमीटर ये रखते हैं। और मेन सीज़न में हम रखते हैं 60 इंटू 10 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे स्पेसिंग रखते हैं। सीड इनोकुलम की बात करेंगे, सीड इनोकुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो सीड इनोकुलेशन में हम जो है कि राइजोबियम कल्चर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सीड इनोकुलेशन के लिए। अब राइजोबियम कल्चर का कौन सा स्ट्रेन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना, राइजोबियम कल्चर का कौन सा स्ट्रेन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। आपको मैं बता रही हूँ डिफरेंट स्पीसीज़ जैसे राइजोबियम की होती हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को नोट करो। मैं अभी आपको नोट कराती हूँ, प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। आपको मैं बताती हूँ कि राइजोबियम कल्चर किसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लिख के बताती हूँ और बोलूँगी भी साथ साथ। इस स्लाइड को पहले कंप्लीट करते हैं। मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग का मेथड क्या होता है, तो जो है कि फाइन टिल्थ होनी चाहिए, प्लस हमारा स्लाइटली रेस्ड बेड होना चाहिए, प्लस ब्रॉडकास्टिंग। और या फिर हम देसी प्लाव के पीछे हम इसको बो सकते हैं, या फिर हम जो है कि ड्रिलर का भी यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको नोट करना है राइजोबियम के अलग अलग कल्चर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट करना है राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। राइजोबियम जैपोनिकम किसके लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सोयाबीन के लिए और ग्राउंड नट के लिए। सोयाबीन ग्राउंड नट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जैपोनिकम को, ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम को। राइजोबियम ल्यूपिनी को किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ल्यूपिन और सेरोडेला के लिए यूज़ होती है। राइजोबियम ल्यूपिन जो होती है हमारी, वो हमारी यूज़ होती है ल्यूपिन और सेरोडेला के लिए। बात करेंगे अगले राइजोबियम के स्ट्रेन को, उसमें हम लोग अगले राइजोबियम स्ट्रेन को यूज़ करते हैं ट्राइफोली को। ट्राइफोली को यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे बरसीम के लिए, ठीक है। बरसीम सबको अच्छे से पता होगा, है ना, जो फॉडर क्रॉप्स हैं, प्लस ये जो है कि हमारी क्लोवर इसे भी बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइजोबियम फैजियोली किसके लिए यूज़ होता है, राइजोबियम फैजियोली, ठीक है। राइजोबियम फैजियोली हमारी यूज़ होता है बीन्स के लिए और राजमा बीन्स के लिए। अगर हम बात करेंगे कि हमारी जो राइजोबियम मेलियोलोली होता है, ये हमारी यूज़ होती हैं, राइजोबियम मेलियोलोली जो होता है वो हम यूज़ करते हैं स्वीट क्लोवर के लिए, अल्फ़ा के लिए और हमारी मेथी के लिए, ठीक है, मेथी के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे मटर के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, राइजोबियम का कौन सा स्ट्रेन यूज़ होता है, तो वो हम यूज़ करते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनो सेरम। ये हम यूज़ करते हैं हमारे पी को स्ट्रेन करने के लिए, राइजोबियम कल्चर को इनोकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला है हमारा सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपको सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो जो सीड बॉर्न डिजीज़ होती है उसको अवॉइड करने के लिए, प्लस आपकी अगर सॉयल बॉर्न भी डिजीज़ है तो उसको भी ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन जो लैंड है वो तो अच्छे से फाइन टिल्थ होनी चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर्ड जो उसका बेड होना चाहिए हमारे फील्ड का, वो फाइन टिल्थ होना चाहिए। प्लस आपको जो सीड होती है उसको किससे ट्रीट करना है, 4 ग्राम पर केजी ट्राइकोडर्मा से यूज़ करेंगे, 4 ग्राम पर केजी ट्राइकोडर्मा यूज़ करेंगे। थायराम और कैप्टॉन 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड हम करेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है कि सीड बॉर्न डिजीज़ को हम वहाँ पे अवॉइड कर सकें। प्लस हमारी जो है कि हम अपने सीड को ट्रीट करते हैं राइजोबियम कल्चर को। आप कमेंट करके बताइए, अभी मैंने डिस्कस किया राइजोबियम कल्चर में कौन सा कल्चर यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन राइजोबियम का यूज़ करते हैं हमारी पी को। तो यहाँ पे हम लोग राइजोबियम कल्चर को हम 2 केजी जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
और फॉस्फोबैक्टीरिया भी हम अपने सॉइल को देंगे सोइंग से पहले 10 से 15 दिन हम पहले जुताई के टाइम हम फॉस्फोबैक्टीरिया वहाँ पे यूज़ करेंगे। इरिगेशन की बात करेंगे, 3 दिन बाद लाइफ सेविंग इरिगेशन देते हैं, ठीक है, लाइफ इरिगेशन 3rd डे सोइंग के बाद, तीसरे दिन बाद। और हम करेंगे एक हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे करेंगे, अगर हमें अकॉर्डिंगली अगर नीड हो रही है तो मटर में। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम, ये जो है कि हमें जो है ये ज़रूरी होता है कि हफ्ते में 1 दिन जो है इसको हम लोग इरिगेट करें। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम कितना फर्टिलाइज़र करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं 20 टन पर हेक्टेयर फार्मयार्ड मैन्योर देंगे, ठीक है। देंगे हम लोग यहाँ पे 60 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फोरस और 70 kg पोटास देंगे। 60 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो हम ये फॉस्फोरस देंगे और जो है पोटास देंगे 70 किलो। ये है हमारी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, कितनी कितने न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होती हैं। और 60 किलो नाइट्रोजन हम देंगे बेसल डोज पे 30 दिन बाद अपनी फील्ड में। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी फील्ड की टेस्टिंग करा लेनी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है हमारी सॉइल में, हमारी फील्ड में। उससे क्या होगा कि आप फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन आप उसके अकॉर्डिंग ही कर पाओगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आफ्टर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस वहाँ पे आप मेज़र फॉलो कर सकते हो, क्या क्या मेजर्स फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो है कि वीडिंग शुड बी डन 15 डेज़ आफ्टर सोइंग। सोइंग के 15 दिन बाद आप जो है वीडिंग करेंगे। प्लस आपको जो है कि यहाँ पे उसके बाद भी अगर 15 दिन के बाद 30 दिन पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ज़रूरत है तो आप वहाँ पे वीडिंग करोगे। प्लस आप जो है कि 30 दिन बाद अगर डार्फ या फिर डार्फ वैरायटी नहीं है, मीडियम आप ग्रो कर रहे हो या टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टेक देने की ज़रूरत होगी। बात करते हैं अगला हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन और पेस्ट कौन कौन से होते हैं, डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है हमारा पॉट बोरर। पॉट बोरर है हमारा यहाँ पे। तो पॉट बोरर में हम लोग जो है कि कार्बाइल का स्प्रे करेंगे, जो है कि तीन बार हम यहाँ पे इसको 15-15 दिन पे यहाँ पे कार्बाइल का छिड़काव करेंगे, अगर पॉट बोरर वहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं। या फिर हम लोग कोई डस्ट कर सकते हैं कार्बाइल का, जो है कि 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से कार्बाइल का हम लोग यहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, तो एफिड्स को कंट्रोल के लिए हम या तो यूज़ कर सकते हैं डाइमेथियोट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मिथाइल डेमेटोन, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग डिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और उनको कंट्रोल्स कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पाउडरी माइल्ड्यू, सबसे पहले तो पाउडरी माइल्ड्यू जो है हमारी यहाँ पे बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक ख़तरनाक बीमारी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कॉज किसकी वजह से होती है, तो ये कॉज होती है हमारी एरिसाइफे पॉलीगोनी की वजह से होती है, ठीक है। ये हमारी कॉज होती है एरिसाइफे पॉलीगोनी की वजह से, ठीक है, पॉलीगोनी, ये हमारी कॉज होती है एरिसाइफे पॉलीगोनी की वजह से होती है हमारी पाउडरी माइल्ड्यू होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए हम सल्फ़र का छिड़काव करेंगे, वेटेबल सल्फ़र का छिड़काव करेंगे, या फिर हम रिनोकैप यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं हमारा ट्राइडेफेमॉर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15-15 दिन पे हम इसको छिड़काव कर सकते हैं पाउडरी माइल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखेंगे पाउडरी माइल्ड्यू का सिम्टम कैसा होता है। ये हमारा पाउडरी माइल्ड्यू है, ठीक है, ये हमारा पाउडरी माइल्ड्यू है। ये हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट है, जो कि हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, और फ्यूजेरियम विल्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी आगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। बात करेंगे फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट जो है हमारा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज फिसाई। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज फिसाई जो है यहाँ पे हमारा जो है कि, या फिसाई से कह सकते हो आप इसको, जो है कि हमारा फ्यूजेरियम विल्ट हमने पीछे देखा, ये हमारी जो है कि रूट को केवल कॉज करते हैं, रूट को हार्म पहुंचाते हैं। यहाँ पे क्या होगा,
जो सिम्टम्स होंगे आपको, जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे येलोइंग कलर ऑफ लीफ, लोअर लीफ जो हमारी पीली पड़ जाती हैं और प्लांट हमारे बौने रह जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका रूट अफेक्ट होता है, मेनली रूट हमारे अफेक्टेड होते हैं, रूट हमारे अफेक्टेड होते हैं। बात करेंगे कि फेवरेबल टेम्परेचर क्या है हमारा फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए। कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं हम लोग, तो कंट्रोल मेजर्स में जो है कि हमारा होता है सॉइल बॉर्न होती हैं। ठीक है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन हमारा रिकमेंड किया जाता है इसके लिए। ठीक है, सॉइल बॉर्न ही डिजीज़ है बिल्ड हमारी। लॉन्ग क्रॉप रोटेशन हम फॉलो कर सकते हैं, कार्बेंडाजीन का यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमारा जो है कि सोइंग के टाइम अर्ली इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग अर्ली सोइंग करेंगे। ठीक है, अगर हमारा वहाँ पे अगर वहाँ पे हमारा सॉइल जो है इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे अवॉइड करेंगे हम लोग अर्ली सोइंग के लिए। ठीक है, अर्ली सोइंग हम अवॉइड करेंगे ताकि हमारा जो है कि क्रॉप बच सके, और हम लोग 3 साल का, कम से कम 3 साल का क्रॉप रोटेशन वहाँ पे फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्कोकाइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट किसकी वजह से होता है, तो एस्कोकाइटा ब्लाइट जो होता है वो हमारा होता है एस्कोकाइटा पिनोट्स, एस्कोकाइटा पिनोडेला, एस्कोकाइटा पिनोडेला प्लस एस्कोकाइटा फिसाई। तो ये हमारे जो है कि 3 स्पीसीज़ हैं अलग अलग जो कि हमारे यहाँ पे कॉज करती हैं। अब क्या है, यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो हमारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, रूट हमारी जो है कि ब्राउन हो जाती है, प्लस हमारा जो है कि ब्राउन स्पॉट हमारे लीफ और स्टेम पे देखने को मिलेंगे एस्कोकाइटा ब्लाइट की वजह से। बात करते हैं इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं बोल्ड और हेल्दी सीड को यूज़ करेंगे। देखेंगे कि बोल्ड और हेल्दी सीड हमारे वहाँ पे होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करेंगे हमारे कार्बेंडाजीन से, स्प्रे करेंगे हम कार्बेंडाजीन प्लस मैंकोजेब का फ्लावरिंग से पहले। ध्यान रखेंगे स्प्रे जो करेंगे यहाँ पे हम वो फ्लावरिंग से पहले करेंगे, मैंकोजेब और कार्बेंडाजीन का। रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत हुई, अगर हमें सिम्टम्स दिखते रहे तो वो हम जो है कि 10 से 15 दिन बाद, मोस्टली 15 दिन बाद वहाँ पे स्प्रे कंटिन्यू रखेंगे, 2 से 3 स्प्रे देंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है हमारी इस फिगर में हम लोग मेनली देखने वाले हैं, ये है हमारी फ्रेश मटर की। ठीक है, ये हमारी है इसके फ्लावर्स, ये हमारे इसकी हैं लीव्स। आगे हम लोग देखने वाले हैं पूरे के पूरे प्लांट प्लस उसके टेंड्रल्स। ठीक है, और उसके अलग अलग कलर के फ्लावर्स। आगे हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट की, और बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, और बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती है ये हम देखेंगे। यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट होती हैं, तो ये हो जाएगा किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हमारा सीडोमोनास सिरिंजे पाथोवर्स पिसाई। ये हमारे हो जाते हैं सीडोमोनास सिरिंजे पाथोवर पिसाई, ये होते हैं हमारे बैक्टीरियल ब्लाइट को कॉज करने वाले। डिजीज़ अफेक्टेड ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जितने भी एरियल है ना, रूट को छोड़ के, और बाकी सारे, वो पॉड हो, वो लीफ हो, स्टेम हो, वो फ्लावर्स हो, वो सब पे ये जो है कि इनका इफेक्ट दिखेगा। बात करेंगे हमारे कि जो हमारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्पॉट हमारे लीफलेट्स पे दिखेंगे राउंड और ओवल कलर के। ठीक है, ओवल शेप के, और हमारे जो है कि लीफ के मार्जिन पे हमारे रेडिश ब्राउन कलर के आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे हमारे बैक्टीरियल ब्लाइट में। तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियल ब्लाइट को कैरेक्टराइज या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए। कंट्रोल क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे हेल्दी सीड को यूज़ करेंगे, प्लस हमारे जितने भी अफेक्टेड या फिर जितने भी हमारे वीड्स होंगे, ठीक है, या फिर अफेक्टेड प्लांट्स होंगे, उनको हम वहाँ से ख़त्म करेंगे या हटा देंगे। और हम क्या करेंगे, सीड को किससे ट्रीट करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से हम अपने सीड को यूज़ करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, और हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को ट्रीट करेंगे, जो उनका टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा हमारा 2 से 102 घंटे। प्लस हम लोग जो है कि स्प्रे द सेम केमिकल एंड रिपीट आफ्टर 7 डे इफ़ नीडेड। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है हम यूज़ करेंगे स्प्रे के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा स्प्रे करेंगे सेम केमिकल को
ठीक है, परसेंट एंड रिपीट आफ्टर 7 डेज इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 10 से 15 दिन बाद फिर से इसका रिपीट करेंगे, छिड़काव करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। आगे चलते हैं। ये है हमारा ये हमारा है एक आइडियल पी प्लांट हमारा है, जिसमें ये हमारे हो गए पॉट, देख ही रहे हैं आप, देख सकते हो। ये हमारे इसके फ्लावर्स हो गए जो पर्पल कलर के हैं, वाइट और पर्पल होते हैं फ्लावर्स, वाइट और पर्पल होते हैं। ठीक है, ये हमारे टेंड्रिल्स हैं। ठीक है, ये जो है ये सब टेंड्रिल्स हैं, ये हैं टेंड्रिल्स। क्या करते हैं टेंड्रिल्स, क्या करता है टेंड्रिल्स का काम क्या होता है, आप कमेंट करके हमें बताइए। और आपको टेंड्रिल्स किस किस प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेंड्रिल्स, कमेंट करो, ऑफ टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स का फंक्शन क्या होता है और कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, किस किस प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, किस किस प्लांट में आपको मिलते हैं, ये आपको बताना है। 2 चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है, ताकि मुझे भी लगे कि आप वीडियो में इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वायरल डिजीज़। और सबसे पहले वायरल डिजीज़ के लिए कोई भी ऐसा केमिकल एज सच नहीं है, केवल कंट्रोल मेजर से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पी मोज़ैक के बारे में। तो पी मोज़ैक में क्या होता है, प्लांट डार्क रहेंगे प्लस वीक रहेंगे और पेल येलो कलर के होते हैं। लीफ और जो है कि हमारी मॉटलिंग हो जाएंगी। ठीक है, मॉटलिंग हो जाएंगी हमारी लीफ में। और जो है कि लाइट ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन एरिया हमें देखने को मिलेंगे पेट्यूल पे, लीफ पे और टेंड्रिल्स पे। कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे इसके लिए, कंट्रोल मेजर्स हम लोग जो है कि हम यहाँ पे जो है कि जितने भी अफेक्टेड या फिर वेक्टर्स हमें देखेंगे या फिर अफेक्टेड प्लांट्स देखेंगे, उनको हम लोग ख़त्म करेंगे और जला देंगे। और इनके लिए हम जो है कि रेजिस्टेंस वैरायटी यूज़ करते हैं। और हम लोग यहाँ पे कोई भी एज अ केमिकल या फिर ऐसा कुछ इसके लिए नहीं होता है वायरल डिजीज़ के लिए, केवल हम लोग कंट्रोल मेजर्स ही यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे है, ये रही हमारी टेंड्रिल्स। ठीक है, ये रही टेंड्रिल्स। ठीक है, जो कि बहुत ही फ़नी इमेज है, ध्यान से देखेंगे तो ये है टेंड्रिल्स। और इसको आपको कमेंट करके बताना है फंक्शन क्या होता है टेंड्रिल्स का। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं आपको टेंड्रिल्स के बताने हैं। ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट। हार्वेस्टिंग के टाइम की बात करेंगे। हार्वेस्ट कब करेंगे, अर्ली वैरायटी है तो 70 डे के बाद हम 75 डेज़ के बाद हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 75 डेज़ के बाद अर्ली, वो है अर्ली क्रॉप है, तो वहाँ पे अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी, तो यहाँ पे हम 75 डेज़ के बाद सोइंग के बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। ईल्ड हमारा जो है कि 8 से 12 टन जो है कि पॉड हम यहाँ से पाते हैं। ठीक है, मिलता है हमें 18 से 12 टन हेक्टेयर जो है हमें मिलता है पॉड। पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रीन पॉड होते हैं वो हमारे शुगर हमारे जो है कि लॉस करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है कि अगर इनको करेंगे और अगर हम नहीं रखते हैं इसको कूल टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टोर नहीं करते हैं तो ये बहुत जल्दी शुगर लॉस करते हैं और है ना क्वालिटी इसकी कम होती है। हाइड्रोकूलिंग इज़ प्रिफर्ड मेथड फॉर प्री कूलिंग के लिए हाइड्रोकूलिंग या फिर पानी से यूज़ करेंगे, पानी से ठंडा करेंगे। 95 से 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को स्टोर रखते हैं। ठीक है, 12 से 1 से 2 वीक के लिए हम जो है 0 डिग्री सेल्सियस 95 से 98 जो है RH पे हम इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रश्ड आइस के साथ भी स्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 1 वीक हटाने के लिए, मतलब 1 महीने आप इसको स्टोर कर सकते हो। प्लस आपको जो है कि बेटर स्टोर करने के लिए, ठीक है, 2 वीक जो है हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, जिसका टेम्परेचर हम जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 85 से 95% RH जो है। ठीक है, ये जो है कि हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद इसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में ये टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 85 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम इसको स्टोर करते हैं। बात करते हैं स्टोरेज के लिए, तो पी को हम जो है कि 2 वीक तक क्रश्ड आइस के साथ स्टोर कर सकते हैं। प्लस हमारा यहाँ पे पॉड को हम जो है यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 90 टू 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 95 टू
90 to 95 ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी यहाँ पे होती है। और क्या बोल रहा है, फ्रेश अनशेल्ड पी मे बी केप्ट फॉर 2 वीक एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बिना छिले हुए मटर को भी हम केप्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला है आपके लिए, अगर आप हमारे और सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ना चाह रहे हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ जुड़ो। वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है जुड़ने की, बिकॉज़ वहाँ पे आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन प्लस आपको वहाँ पे जितने भी पीडीएफ होते हैं लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन प्लस पीडीएफ वहाँ पे आपको शेयर किए जाते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़िए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर और जीके के साथ। थैंक यू सो मच।